हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस आरजीपीबी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे क्लासेस परिवार में। माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरजीपीबी बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं और सब्जेक्ट का नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूनिट नंबर 2 हमारी चल रही है जिसका नाम है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका सिलेबस है यूनिट नंबर 2 का आरजीपीबी का, जिसमें दो पार्ट है। फर्स्ट वन इज मेजरमेंट एंड सेकंड वन इज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है जहां पर हमने बात करी थी कास्टिंग क्या होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन देखा। देन कास्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो हम कास्टिंग की बात कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेल्डिंग के बारे में। ठीक है कि वेल्डिंग क्या होता है ये हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि वेल्डिंग क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग को कैसे क्लासिफाई करते हैं। गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग पढ़ेंगे। वेल्डिंग डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। और आज के इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आरजीपीबी के अंदर वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज हम सेकंड लेक्चर में ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्शन के अंदर दो और लेक्चर्स आएंगे। एक में हम पढ़ेंगे लेथ मशीन और उस लेथ मशीन के कंपोनेंट्स, उनके ऑपरेशंस। और प्रोडक्शन का जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे ड्रिलिंग मशीन, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन, देन उसके कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ड्रिलिंग मशीन पे। आइएगा, जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता मैं आपको बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस का ये जो चैनल है जिस पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, दिस इज डेडिकेटेड फॉर द आरजीपीबी स्टूडेंट्स। इस चैनल पर आपको आरजीपीबी के सिलेबस के हिसाब से वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, वन शॉट रिवीजन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, कुछ वन शॉट रिवीजन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आरजीपीबी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम सब कवर कराते हैं। पूरा कंटेंट आपका रिजल्ट ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, है ना, कई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमको ये पता लग जाए कि जो हर सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब जो क्वेश्चन पेपर हैं ना हर एक सब्जेक्ट के, वो हमने पिछले लास्ट 10 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी हमने एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दिए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितना आप ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे ये लेक्चर्स हैं या जो वन शॉट रिवीजन है हमारे, उन सभी के पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। जैसे ही आप गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आप यहां पर लेफ्ट टॉप कॉर्नर में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आरजीपीबी का फोल्डर मिलेगा और वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज वन शॉट रिवीजन या लेक्चर वाइज नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आप जो है टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और इन तीनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना लेक्चर। बात कर रहे होंगे हम आज के इस लेक्चर में वेल्डिंग के बारे में। तो वेल्डिंग कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा भी होगा वेल्डिंग होते हुए। इस तरह से आप देखते हैं कि दो मेटल सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स को हम क्या करते हैं, जोड़ने के लिए, ज्वाइंट बनाने के लिए वेल्डिंग करते हैं, है ना। इस तरह से आपने देखा होगा। और ये हो गया आपका आर्क वेल्डिंग होता है। इसी तरह से गैस वेल्डिंग भी होता है ना, गैस वेल्डिंग होता है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो वेल्डिंग की डेफिनेशन क्या होगी, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो मेटल है इनको ज्वाइंट बनाना है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है और जो बेस मेटल है, इनके बीच में हम एक आर्क प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक आर्क प्रोड्यूस करते हैं, आर्क। उस आर्क, जब ये आर्क बन जाता है तो उस आर्क की वजह से ये जो बेस मेटल है ये मेल्ट होने लग जाता है। मतलब इसके जो एजेस हैं, जैसे ज्वाइंट्स बनाना ना, हमको ये ज्वाइंट्स बनाना है, इन दोनों को जोड़ना होगा, है ना। ये मान लीजिए मेटल के पीस हैं, तो जो इसकी एजेस होंगी वर्क पीस की, ये मेल्ट हो जाती है, मतलब फ्यूज हो जाती हैं। और ये आपस में क्या होती हैं, मेल्ट होने के बाद जब ये सॉलिडिफाई होती हैं, जब ये जमती हैं, तो ये ज्वाइंट फॉर्म हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट बन जाता है। दूसरी चीज, कई बार ऐसी भी टेक्निक्स होंगी जहां पर हमको हीट तो प्रोड्यूस करेंगे करेंगे, साथ ही साथ वहां पर हमको प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स भी अप्लाई करना पड़ता है। तो दोनों तरह की वेल्डिंग आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली वेल्डिंग में आपको ये तो बात समझ में आ गई कि हमको हीट तो प्रोड्यूस करनी पड़ती है। हीट क्या करनी पड़ती है, जनरेट करनी पड़ती है। ठीक है, दूसरा प्रेशर अप्लाई करना भी पड़ सकता है, नहीं भी करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेल्डिंग की। कौन सी वेल्डिंग की बात हो रही है, जैसे ये आर्क वेल्डिंग है, जैसे ये आपकी गैस वेल्डिंग है। तो आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग में आप देख रहे हैं हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहां पर हम प्रेशर अप्लाई नहीं करते, प्रेशर का यूज नहीं होता है। लेकिन आपका फ्रिक्शन वेल्डिंग हो गया, रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया, वो वहां पर क्या करते हैं, प्रेशर भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज यहां पर जो होता है, कई बार जैसे दो मेटल हैं, दो जो मेटेलिक पीस हैं, उनके बीच में गैप ज्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ता है, ये एक हमको फिलर मटेरियल भी यूज करना पड़ता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल मतलब
जो उन ज्वाइंट दो मेटेलिक पीस के बीच में जो गैप है उसको अगर फिल करना होगा तो हम फिलर मटेरियल्स यूज करते हैं। और कई बार ये जो इलेक्ट्रोड होता है यही फिलर मटेरियल का काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा वेल्ड होते हुए, है ना, ये देखा है ना आपने। तो जो एक इलेक्ट्रोड, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, है ना। ये जो रॉड से आप देख रहे हैं, दिस इज द इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोड जो है आप देखते हैं कंज्यूम होता रहता है, मतलब खर्च होता रहता है, इसकी लेंथ डिक्रीज होती रहती है। जब आप ऐसे वेल्ड कर रहे होंगे, इस तरह से वेल्ड करते होंगे, तो ये क्या होगा, इसकी लेंथ डिक्रीज होती चली जाती है। और फिर हमको दूसरा, है ना, जब ये खत्म हो जाएगा तो हमको दूसरा इलेक्ट्रोड लगाना पड़ता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड जब कंज्यूम हो रहा होता है तो ये अपने आप में ये फिलर मटेरियल का काम करता है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जो केवल आर्क तो प्रोड्यूस करेंगे लेकिन वो खर्च नहीं होते हैं, वो कंज्यूम नहीं होते हैं। एक ही इलेक्ट्रोड रहेगा और वो इलेक्ट्रोड खर्च नहीं होगा, वो केवल क्या करेगा, आर्क बनाने का काम कर रहा है। तो उस केस में हम अलग से भी फिलर मटेरियल का यूज कर सकते हैं। आइए, इसका मतलब यह हुआ कि जो फिलर मटेरियल है उसका यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेल्डिंग, कौन सी वेल्डिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखना कि जब भी आप वेल्डिंग की बात करेंगे तो वहां पर हीट तो प्रोड्यूस होगी, वहां पर हीट तो प्रोड्यूस होगी। दूसरा, क्या हम प्रेशर हमेशा अप्लाई करेंगे? नहीं, प्रेशर मे और मे नॉट बी अप्लाई डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेल्डिंग। क्या हम हमेशा फिलर मटेरियल यूज करेंगे? नो, जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट बी यूज्ड। तो ये आपकी डेफिनेशन यहीं से बन जाएगी कि वेल्डिंग इज, देखो ध्यान से, आरजीपीवी जून 2022 में वेल्डिंग की डेफिनेशन पूछी गई थी, है ना। तो वेल्डिंग इज अ प्रोसेस, वेल्डिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइंट बनाने का एक टेक्निक्स है, ज्वाइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, मतलब हीट का तो यूज करना पड़ेगा, ओके, विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ये जो प्रेशर है ना, ये लिखा हुआ है विद और विदाउट, विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूज होगा भी या नहीं भी होगा डिपेंडिंग ऑन द वेल्डिंग टाइप ऑफ वेल्डिंग। और क्या लिखा हुआ है, विद और विदाउट एडिशन ऑफ फिलर मटेरियल। जो फिलर मटेरियल है वो उसका यूज हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है कि जो हम मेटेलिक पीस हैं उनके बीच का गैप कितना है ना, उनकी थिकनेस कितनी है, कि हमको फिलर मटेरियल यूज करना है कि नहीं करना है। अल्टीमेटली आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं कि वेल्डिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हम ज्वाइंट फॉर्म करते हैं, दो सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स को ज्वाइंट करते हैं, हमेशा हीट प्रोड्यूस होगी, वहां पर हीट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, एप्लीकेशन जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, अप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और फिलर मटेरियल्स में और मे नॉट बी यूज्ड। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है, जब आप क्या करोगे, दो मेटलिक पीस को जोड़ रहे हो, तो ये तो हो गया बेस मेटल जिनको आप जोड़ रहे हो। अब ये जो फिलर मटेरियल इसके अंदर जाएगा, मतलब यहां पर क्या होगा, ज्वाइंट बनेगा। तो आपने देखा होगा जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसके ऊपर क्या होती है, एक लेयर से जम जाती है, तो एक्स्ट्रा मेटल ऐड हो जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको पॉजिटिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको हम? पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं किसको? वेल्डिंग को। तो लिखा हुआ है इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव का मतलब है कि मेटल पहले से इंक्रीज हो गया है, मटेरियल पहले से जुड़ गया, उसके अंदर कुछ और जुड़ गया, प्लस हो गया है वो, ठीक है। दूसरा आता है आपका मशीनिंग। मशीनिंग मतलब जब हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मेटल को रिमूव करके, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मेटल को रिमूव करके, जैसे खीरा है, तो जब आप खीरे को छील रहे होगे तो वहां से छिलका हट जाएगा, तो छिलका हट जाएगा तो जो आपका बेस मटेरियल था या जो रॉ मटेरियल था खीरा, तो छिलका जब हटेगा तो मटेरियल तो कम हो गया ना, मतलब कुछ घट गया, कुछ माइनस हो गया, मतलब कुछ निगेटिव हो गया। तो इसलिए जो मशीनिंग प्रोसेस होता है उसको हम निगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मेटल डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, माइनस हो रहा है। खीरे को छील दोगे तो क्या होगा, मटेरियल कम हो जाएगा। ऐसे ही जब आप लेथ मशीन अगर आपने देखी होगी, वर्कशॉप में अगर गए होंगे, तो लेथ मशीन को क्या करते हैं हम, वर्क पीस को रखते हैं, वर्क पीस को हम मेटल को रिमूव करते हैं सरफेस से, तो मेटल डिक्रीज हो रहा है, मशीनिंग जो है चिप्स की फॉर्म में मेटल लॉस होता है, इसलिए उसको निगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो मशीनिंग है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ रहे हैं वेल्डिंग। तो वेल्डिंग कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरी। पहली कैटेगरी कौन सी है कि प्रेशर और प्लास्टिक वेल्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया था ना, विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर का यूज हो रहा होगा तो वो कहलाएगा प्रेशर और प्लास्टिक वेल्डिंग। दूसरा, फ्यूजन वेल्डिंग, जिसमें प्रेशर का यूज नहीं होता है, और इसको आप बोल सकते हो नॉन प्रेशर वेल्डिंग। एक होगा प्रेशर वेल्डिंग, दूसरा होगा नॉन प्रेशर वेल्डिंग। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो पहला है प्लास्टिक वेल्डिंग। प्लास्टिक मतलब जो आपका प्रेशर वेल्डिंग है, कौन सा है, प्रेशर वेल्डिंग है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर हीट तो प्रोड्यूस होगी, दोनों ही केसेस में होती है, यहां पर हम प्रेशर का भी यूज करते हैं, यहां पर हम प्रेशर का यूज करते हैं। इन प्लास्टिक और प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस, pieces of metal to be joined
आर हीटेड, इसको हीट करते हैं अप टू ए प्लास्टिक स्टेट एंड देन फोर्स टुगेदर बाय एक्सटर्नल प्रेशर। हमने जिन दो पीसेस को, इन दो मेटालिक पीसेस को हमको क्या करना है, ज्वाइंट बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक इसको हीट करेंगे और उसके बाद हीट करने के बाद इसको क्या करेंगे, आपस में इनको क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो क्या होगा, एक ज्वाइंट फॉर्म हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर यहां पर लगाया जाता है। इन दिस मेथड नो फिलर मटेरियल, मैंने क्या बोला कि कुछ वेल्डिंग ऐसी होंगी जहां पर फिलर मटेरियल यूज करोगे, कहीं पर नहीं करोगे। तो जो आपकी प्लास्टिक वेल्डिंग होती है इसमें फिलर मटेरियल का यूज नहीं किया जाता, देयर इज नो फिलर मटेरियल यूज्ड। ओके, प्लास्टिक वेल्डिंग में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वेज। अब ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये प्लास्टिक वेल्डिंग का फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर आपका फोर्ज वेल्डिंग आता है ना, फोर्ज वेल्डिंग, ब्लैक स्मिथ, जो आप लोहारों को देखते हैं ना, जो लोहार होते हैं वो, है ना, वो आते हैं इसके अंदर। और एक आता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग एंड कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग। ये जो आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग है इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, स्पॉट वेल्डिंग है, सीम वेल्डिंग है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग है ना, अपसेट बट वेल्डिंग है, फ्लैश बट वेल्डिंग, परक्यूशन वेल्डिंग है। तो ये इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए, तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम पढ़ते हैं। दूसरा जो मैंने क्या बताया था, एक प्रेशर वेल्डिंग या प्लास्टिक वेल्डिंग, जिसका क्लासिफिकेशन हमने देखा। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था इसका, नॉन प्रेशर वेल्डिंग या फ्यूजन वेल्डिंग। तो फ्यूजन का मतलब ये होता है बेटा कि इसके अंदर हम मेटल को इतना हीट करते हैं, जैसे ये हमको ज्वाइंट बनाना है तो इनको हम इतना हीट करेंगे इनको, तो क्या हो जाए कि ये मेल्ट हो जाए, है ना, क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, ये मेल्ट हो जाए, ठीक है। और इसमें कोई प्रेशर यूज नहीं होता है। फिलर मटेरियल्स मे और मे नॉट बी यूज्ड इन फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। एजेस ऑफ द वर्कपीस टू बी ज्वाइंट, जो वर्कपीस के एजेस जिसको ज्वाइन कर रहे हैं हम, आर हीटेड टू ए टेम्परेचर अबव द मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर हम मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा टेम्परेचर तक इसको क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। देन अलाउड टू सॉलिडिफाई, उसके बाद जब ये मेटल मेल्ट होगा, अब क्योंकि सराउंडिंग में है तो सॉलिडिफाई होगा, और सॉलिडिफाई होने के बाद ज्वाइंट बन जाएगा। अब फिलर मटेरियल इज यूज्ड ड्यूरिंग फ्यूजन वेल्डिंग। जो फ्यूजन वेल्डिंग होती है यहां पर हम फिलर मटेरियल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूजन वेल्डिंग में भी फर्दर क्लासिफाइड। अब फ्यूजन वेल्डिंग या नॉन प्रेशर वेल्डिंग का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इसमें भी डीसी और एसी वेल्डिंग होती है, अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट जो हम करंट सप्लाई करते हैं। गैस वेल्डिंग हो सकता है और थर्मिट वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में भी फिर कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, इनर्ट आर्क वेल्डिंग, और उसके बाद एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। और जो आपका इनर्ट आर्क वेल्डिंग के अंदर भी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग आता है। सो दिस इज द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन भी आरजीपीबी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आरजीपीबी जून 2022 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे यहां पर हम लोग गैस वेल्डिंग। तो पहली बात तो आप ये देखो, ये जो फ्यूजन वेल्डिंग है इसी के अंदर आता है गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग किसके अंदर आएगा, फ्यूजन वेल्डिंग के। और फ्यूजन वेल्डिंग में क्या करते हैं हम, जिन मेटल्स को ज्वाइंट करना है उनकी एजेस को हम मेल्टिंग टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं, तो उसका जो मेटल है, जो एजेस है वो मेल्ट हो जाते हैं। तो देखो ये है आपका गैस वेल्डिंग, ध्यान देना, आपने देखा भी होगा। तो देखो जरा ध्यान से, ये होती है वेल्डिंग टॉर्च, ये वेल्डिंग टॉर्च की टिप है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इसमें कुछ गैसेस आ सकती हैं, जैसे ऑक्सी एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर इसके अंदर आएगा, और यहां पर एक फ्लेम बनता है। यहां पर क्या बनता है, एक फ्लेम बनता है, ये आउटर फ्लेम है, और इसके अंदर एक और फ्लेम होता है जिसको हम बोलते हैं इनर फ्लेम। क्या बोलते हैं, इनर फ्लेम बोलते हैं। तो अब ये टॉर्च है, ये टॉर्च के अंदर से जो गैसेस का मिक्सचर निकलेगा, तो वहां से क्या होगा, एक हमारा फ्लेम बनता है, और फ्लेम का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। फ्लेम का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। अब जब ये हाई टेम्परेचर का फ्लेम किसके कांटेक्ट में आएगा, यहां पर वर्कपीस के कांटेक्ट में आएगा, जिसको हम क्या करना है, ज्वाइंट बनाना है। तो जब ये फ्लेम से कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या कर देगा, इसको यहां पर इस मेटल की जो एजेस होंगी जिनको ज्वाइंट करना है उनको फ्यूज कर देगा, उसके टेम्परेचर को बढ़ा करके उनको हीट इतना कर देगा कि वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, है ना। मेल्ट होने के बाद जब सॉलिडिफाई होगा, सॉलिडिफाई होने के बाद ज्वाइंट बन जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं, पहले ये क्या हुआ, जैसे ही इस यहां से क्या होगा, इस यहां से जो हीट निकल रही होगी उससे जो एजेस मेल्ट हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा आपका ये ये मेल्ट क्या हो गया, ये मेल्ट हो गया। मेल्ट होने का क्या मतलब है, कोई भी मेटल अगर मेल्ट हो रहा है इसका मतलब वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। क्या बोलते हैं उसको, मोल्टन वेल्ड
मेटल, जिसको हम वेल्ड पूल भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हैं ये जैसे ही यहां होगा, उसके बाद ये जैसे सॉलिड ठंडा होता जाएगा तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो देखो ये हो गया आपका सॉलिडिफाइड वेल्ड, तो ये वेल्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द सॉलिडिफाइड वेल्ड। यहाँ पर जो फिलर रॉड है, फिलर रॉड मतलब यहाँ पर हम फिलर मटेरियल का यूज कर सकते हैं, तो ध्यान देना ये क्या हो गई, फिलर रॉड हो गई। ये इसका इनर कोन हो गया, ये इसका आउटर कोन हो गया, ये फ्लेम हो गया। ओके, वही चीज देखो यहाँ पर लिखी गई है। तो गैस वेल्डिंग इज अ टेक्निक ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग, ये फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर आता है। इन विच हीट फॉर वेल्डिंग इज ऑब्टेन्ड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल गैसेस। इसके अंदर क्या होगा, जो फ्यूल गैसेस होंगी उससे हम क्या करते हैं, कंबशन कर, फ्यूल जो गैसेस होंगी वो कंबशन होगा, जिसकी वजह से एक फ्लेम बनेगा, और इस फ्लेम का टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा। तो ये जो मेटल है जिसको ज्वाइंट करना है उसकी एजेस को क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा, और मेल्ट करने के बाद जब ये सॉलिडिफाई होगा तो क्या बन जाएगा, आपका वेल्डिंग ज्वाइंट बन जाएगा। वही लिखा हुआ है द एजेस और सरफेसेस टू बी ज्वाइंट, जिन एजेस को हमको सरफेस को ज्वाइंट करना होता है, आर मेल्टेड बाय द हीट ऑफ ए गैस फ्लेम। ये जो गैस फ्लेम बना है एट वेरी हाई टेम्परेचर, काफी ज्यादा टेम्परेचर का होता है। द मोल्टन मेटल इज अलाउड टू सॉलिडिफाई, फिर ये जो मोल्टन मेटल है, ये जो मोल्टन मेटल है ये सॉलिडिफाई होता है और एक ज्वाइंट बन जाता है, सॉलिड ज्वाइंट बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, या दिस इज द टेक्निक ऑफ गैस वेल्डिंग। इसके अंदर और देख सकते हैं जो गैस वेल्डिंग होती है, आपने देखा होगा छोटे छोटे कामों के लिए हम गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं। मतलब जो शीट्स होती हैं ना, जिनके थिकनेस, जो प्लेट्स होते हैं जिनकी थिकनेस कम होती है, उसके लिए हम गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं। द गैस वेल्डिंग इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर ज्वाइनिंग मेटल शीट और प्लेट्स जिनकी थिकनेस कितनी होती है, 2 mm से लेकर के 50 mm, 2 mm से 50 mm की जो थिकनेस होगी तो हम गैस वेल्डिंग से वेल्ड कर सकते हैं। फॉर वेल्डिंग शीट ऑफ थिकनेस मोर देन 15 mm एडिशनल मेटल, हम देखो जिनकी थिकनेस 15 mm से ज्यादा होगी, क्योंकि हम 2 से 50 mm के बीच की जो थिकनेस है आराम से कर सकते हैं वेल्ड, गैस वेल्डिंग से। तो यहां पर 15 mm से ज्यादा की अगर थिकनेस है तो उस केस में हमको फिलर मटेरियल यूज करना पड़ता है, फिलर मटेरियल हमको यूज करना पड़ता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेल्डिंग रॉड। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो फिलर रॉड है, वेल्डिंग रॉड है, इसका यूज करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू जो गैप है, जो दो ज्वाइंट्स हैं, जैसे ये दो इनका ज्वाइंट्स बनाना है तो इनके बीच का जो गैप है वो फिलर मटेरियल से क्या होता है, फिल हो जाता है। और एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये फिलर मटेरियल है, ये मेल्ट होकर के, क्योंकि यहां पर से कांटेक्ट में आएगा फ्लेम के, तो ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होकर के ये इसी का पार्ट बन जाएगा बेस मेटल का ही। तो फिलर मटेरियल का जो मटेरियल है, कंपोजिशन है, वो बेस मेटल के कंपोजिशन के जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो बेस मेटल में जाकर ही क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ये गैस वेल्डिंग का ही, गैस वेल्डिंग के अंदर ही आता है। तो नाम से ही पता लग रहा है ऑक्सी एसिटिलीन, इसका नाम है क्या, ऑक्सी एसिटिलीन। मतलब इसके अंदर जो गैसेस होंगी एज ए फ्यूल, हम जो जिन गैस का यूज करेंगे, एक तो होगा ऑक्सीजन और दूसरा होगा एसिटिलीन। तो इसको बोला हमने ऑक्सीजन एसिटिलीन, मतलब ऑक्सी एसिटिलीन नाम है इसका। तो ध्यान देना, यहां पर जो हम वेल्ड करेंगे, ये हो गया एक वर्क, ये जो 2 वर्क पीस हैं इसकी एजेस को हमको वेल्ड करना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये वेल्ड हो रहा है, यहां पर ये एक फिलर मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, दिस इज अ फिलर मटेरियल, ओके। अब ध्यान से देना, क्योंकि नाम ही क्या है इसका, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो यहां पर 2 सिलेंडर आप देख रहे हैं, एक एसिटिलीन है यहाँ पे C2H2 फॉर्मूला आप जानते होंगे, दूसरा सिलेंडर यहाँ पर ऑक्सीजन का है, दूसरा सिलेंडर यहाँ पर है ऑक्सीजन का। यहाँ पर ये रेगुलेटर लगे रहते हैं, इसका प्रेशर पता लगता रहता है कि इस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई है उनका प्रेशर कितना है, ओके। और दूसरी बात, ये जो रेगुलेटर यहाँ पर लगे हुए हैं कि यहाँ से यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, ये ऑक्सीजन एसिटिलीन का पाइप है, और ये वाला पाइप किसका है, दिस इज द पाइप ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो है वो एक टॉर्च के अंदर जाएंगी, है ना, ये टॉर्च है। तो टॉर्च क्या करेगी, इन दोनों को मिक्स करके, अब यहां से क्या निकल रहा होगा, एक फ्लेम निकल रहा होगा। आप देखते होंगे ना जब हम वेल्डिंग करते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा, दिस वन, ये है ना गैस वेल्डिंग। तो यहां पर जब एक फ्लेम बन जाएगा, क्या बनेगा, एक फ्लेम बनेगा, ठीक है। और इस फ्लेम का यहाँ पर ये देखो वेल्डिंग टॉर्च है, यहाँ पर जो फ्लेम होगा, इस फ्लेम का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, इस फ्लेम का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। तो ये जो वर्कपीस है इनकी एजेस को क्या कर देगा, ये मेल्ट कर देगा, फ्यूज कर देगा। और जब ये मेल्ट हो जाएंगी उसके बाद सॉलिडिफाई होंगी, तो क्या होगा, एक वेल्डेड ज्वाइंट यहाँ पर तैयार
हो जाएगा, एक वेल्डिंग ज्वाइंट बन जाएगा। ये बेस मेटल हो गया। ओके नाउ अच्छा, दूसरी चीज हम पहचानेंगे कैसे भाई, अगर मान लो ये जो दो सिलेंडर रखे हुए हैं तो हम पहचानते कैसे हैं, तो इस पर जो कलर की कोड मतलब जो कलर होते हैं अलग अलग जो गैस के सिलेंडर होते हैं कोडिंग कर देते हैं कलर के। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो एसिटिलीन सिलेंडर है वो रेड कलर का होगा। एसिटिलीन सिलेंडर जो है वो रेड कलर का होता है और कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज ब्लैक। ये क्या होगा, इसका कलर होगा ब्लैक। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, ये पॉइंट पे आप इसमें लिख सकते हैं। तो देखो इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग है ना, ए टॉर्च इज यूज टू कंबाइन ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैसेस टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर फ्लेम। यहां पर ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के अंदर एक टॉर्च यूज होती है जो क्या करती है, ऑक्सीजन को और एसिटिलीन को मिक्स करती है और एक फ्लेम जनरेट करती है, एक फ्लेम जनरेट करती है। दिस फ्लेम इज यूज टू मेल्ट द एजेस ऑफ द बेस मेटल। ये जो बेस मेटल है, इस बेस मेटल इन बेस मेटल्स की एजेस को मेल्ट करती है। एंड फिलर रॉड, और हम एक फिलर रॉड भी यूज करते हैं और इनको फिर ज्वाइंट हो जाते हैं। जब ये कूल होते हैं, जब ये कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, तो क्या होते हैं, ज्वाइंट बन जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नाउ अब यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन और हम एसिटिलीन गैस यूज कर रहे हैं एज ए फ्यूल, तो यहां पर जो रिएक्शन होगी उसको जरा एक बार देख लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इज, ये इक्वेशन बनेगी आपकी 2C2H2, यानी C2H2 क्या आपका एसिटिलीन, और ये किसके साथ मिली गई है, ऑक्सीजन के। तो यहां पर देखो जब हम एसिटिलीन को ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो फ्लेम बनेगा, जो कंबशन हो रहा होगा, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और H2O बनेगा, है ना, मॉइस्चर बनेगा मतलब वाटर। ओके, तो यहां पर एक चीज और आप देखिएगा, C2H2 कितने हैं, यहां पर 2 हैं, O2 कितने हैं, यहां पर 5 हैं। ठीक है, अब इसमें कितना रेशियो आप देख सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन 5 है और एसिटिलीन कितनी है, 2 है, तो 5:2 के रेशियो में यहां पर यूज कर रहे हैं। इस इक्वेशन के हिसाब से 5 और 2 का रेशियो है, किसका, ऑक्सीजन कितना है 5 और एसिटिलीन कितना है 2 है। और इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को आप लिख सकते हैं कि 2.5 into 1, तो वही लिखा है फॉर कंप्लीट कंबशन रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू एसिटिलीन 2.5 रेशियो 1। इसका मतलब यही हुआ ना, इसके 5 है इसके 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 और इसका 1 है, तो 2.5 रेशियो 1 होता है। ऑक्सीजन कितना है 2.5, एसिटिलीन कितना है 1। ठीक है, बट most of the most of the general welding purpose oxygen and acetylene are mixed in equal proportion। यहां पर जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन है वो इक्वल प्रोपोर्शन में जनरली यूज होती है ज्यादातर एप्लीकेशंस के अंदर। तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, तो C2H2 है ना, अंडर दिस कंडीशन द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि भाई जितना C2H2 है उतना ही क्या है, ऑक्सीजन है, बराबर बराबर है। यहां पर तो अंतर था, यहां 5 थे, यहां 2 थे केवल। तो यहां पर जब C2H2 O2 के साथ जलेगा तो यहां पर क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बनेगा। फिर ये जो आपका CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो हाइड्रोजन है H2, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, 2H2O बनाता है, मतलब मॉइस्चर। तो ये इस तरह से जो रिएक्शंस होती हैं इस ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका आर्क वेल्डिंग। ये इंपॉर्टेंट है, गैस वेल्डिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आया हुआ है RGPB जून 2022 में। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं एक बार उसको देख लेते हैं, है ना, किसके, आर्क वेल्डिंग के। आपने देखा भी आर्क वेल्डिंग, है ना, एक आर्क वो होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है इस तरह से। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोड, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये वेल्डिंग मशीन होती है जिसको हम AC या फिर DC पावर सप्लाई दे सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट AC या डायरेक्ट करंट DC, हम कोई भी मशीन यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोड केबल है, दिस इज द इलेक्ट्रोड केबल, और ये इलेक्ट्रोड होल्डर है और ये इलेक्ट्रोड है। रिपीट कर रहा हूं फिर से, देखो जरा ध्यान से, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोड का यूज होगा। यहां पर मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, दिस वन, दिस इज व्हाट, ये जो आप रॉड देख रहे हैं ना, दिस इज द इलेक्ट्रोड। ये क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रोड है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये कंज्यूमेबल भी हो सकता है, नॉन कंज्यूमेबल भी हो सकता है, मतलब खर्च भी हो सकता है, ये मेल्ट भी होता रहेगा, और नॉन कंज्यूमेबल भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। चलिएगा आइएगा देखते हैं इसको, दिस वन। तो ये हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रोड। मैंने क्या बोला आपको कि ये कंज्यूमेबल भी हो सकता है, नॉन कंज्यूमेबल भी हो सकता है। कंज्यूमेबल का मतलब है कि जो रॉड है, ये इलेक्ट्रोड है, ये खर्च होता रहेगा, ये मेल्ट होता रहेगा, और जब खत्म हो जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रोड यहां पर लगाया जाएगा। इस इलेक्ट्रोड को होल्ड करने के लिए यहां पर ये इलेक्ट्रोड होल्डर है,
और यहां पर ये क्या है, इलेक्ट्रोड केबल है जो एक मशीन से कनेक्ट है जहां से इसको सप्लाई मिलेगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। और यहां पर देख सकते हैं ये बेस मेटल है, यानी कि वर्कपीस है जिसको हमने क्या करना है, ज्वाइंट बनाना है। यहाँ पे दिस इज द वर्कपीस। अब क्या होगा कि ये जो यहां पर आप देख सकते हैं एक ये क्लैंप है, ये क्या है, ये क्लैंप है जिसने वर्कपीस को क्लैंप किया हुआ है। ओके, नाउ ये वर्क केबल है, यहां आप देख सकते हैं ये क्लैंप जो है ये वर्क केबल भी यहां पर लगा हुआ है। मतलब ये क्या कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, सर्किट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। जब तक हम सर्किट कंप्लीट नहीं करेंगे तो करंट का फ्लो कैसे होगा, तो सर्किट को कंप्लीट कर दिया इसने यहां पे। अब ध्यान से देखना, अब क्या होता है बेटा, यहां पे दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रोड है और दूसरा क्या है, यहां पर वर्कपीस है जिस मेटल को हमको ज्वाइंट बनाना है। तो वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में ध्यान देना, वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में यहां पर एक आर्क बनता है। क्या बनता है, आर्क बनता है। अब ये आर्क बनता कैसे है, आर्क बनेगा कैसे, उसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ आर्क फॉर्मेशन। ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा वर्कपीस और इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इनमें से कैथोड होता है और एक इसमें से एनोड होता है। एक कैथोड, दूसरा क्या होगा, एनोड होगा। तो हम जैसे ही इसके सप्लाई ऑन करते हैं और जो इलेक्ट्रोड होल्डर है तो ये क्या करेंगे, वर्कपीस से टच करेंगे, और जैसे ही हम इसको वर्कपीस से टच करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस बीच का कितना हो जाएगा, 0। तो करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही करंट फ्लो स्टार्ट होगा तो हम इस इलेक्ट्रोड को पीछे हटा लेंगे थोड़ा सा। जैसे ये वर्कपीस है, हम आपने देखा भी होगा, आपने कभी डेली लाइफ में देखा होगा वेल्डिंग करते समय, तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोड है ये वर्कपीस है, ऐसे जब इसको लगाते हैं ना, तो अगर इसको लगा देंगे तो चिपक जाएगा इसके ऊपर। तो थोड़ा सा आप अगर लैब में भी गए होंगे, वेल्डिंग भी देखा होगा आपने या खुद भी करा होगा, तो इलेक्ट्रोड को ऐसे वर्कपीस पे ले जाना है और हल्का सा टच करके थोड़ा सा पीछे हटा लेना, 1 mm 2 mm पीछे हटा लेना है। तो उससे क्या होगा, आर्क बन जाएगा, और पीछे हटा लेंगे तो आर्क बना रहेगा, आर्क मेंटेन रहेगा। आप ज्यादा पीछे हटा लेंगे तो आर्क बनना फिर से बंद हो जाएगा। तो ऐसा करना, आपको टच करना है और टच करके थोड़ा सा पीछे हटा लेना है। तो इस तरह से यहां पर क्या बन जाएगा, एक आर्क बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, ये एक आर्क बन जाएगा। और इस आर्क का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। इस जैसे गैस वेल्डिंग में फ्लेम बन रहा था, यहां पे आर्क बनता है, तो इसलिए आर्क वेल्डिंग है। जब ये आर्क बन गया, देखो यहां पे, अब जब ये आर्क बन गया तो जो मेटल है, जो बेस मेटल है, जो वर्कपीस है, वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया मेल्ट, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, मोल्टन, मोल्टन मेटल। मोल्टन मेटल मतलब जो वर्कपीस का जो पोर्शन, जो हिस्सा वर्कपीस का जो एजेस हैं जो मेल्ट हो चुकी हैं, जो मटेरियल मेल्ट हो चुका है, उसको हम बोलते हैं वेल्ड पूल। क्या बोलते हैं इसको, आप बोलते हैं, ये आप इसको बोल सकते हैं वेल्ड पूल। वेल्ड पूल, वेल्ड पूल का मतलब है जो वर्कपीस का जो हिस्सा है, जो एजेस हैं जो मेल्ट हो चुकी हैं, उसको हम वेल्ड पूल बोलते हैं। तो फाइनली हुआ क्या है इसके अंदर, ये भी फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर ही आता है। गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग दोनों फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर आते हैं, कि यहां पर हम इतना इसको वर्कपीस को गर्म करते हैं कि वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे ठंडा होगा, जल्दी से ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, जम जाएगा, और जब जम जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक वेल्डिंग ज्वाइंट बन जाएगा। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं जो फिलर मटेरियल है, यहां भी हम फिलर मटेरियल का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इनके बीच में अगर दो वर्क पीस है, उनको ज्वाइंट करना है सरफेसेस को या उनके एजेस को, उनके बीच में अगर गैप ज्यादा है तो हम फिलर मटेरियल यूज कर सकते हैं। या ऐसे कुछ टेक्निक्स होती है जहां पर हम फिलर मटेरियल का यूज करते हैं, कुछ टेक्निक्स में फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते हैं। जैसे मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है, हम फिलर मटेरियल का यूज करते हैं, और टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिएगा। ये इसके कंपोनेंट्स हो गए, ये मैंने आपकी इसको वर्किंग भी बता दी। वही चीज मैंने यहां पर भी लिखी गई है कि प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग क्या होता है, कि आर्क इज जनरेटेड बिटवीन कैथोड एंड एनोड। वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में जो आर्क बनता है, तो वर्कपीस और इलेक्ट्रोड को, एक को क्या बनाएंगे हम कैथोड, दूसरे को क्या बनाएंगे एनोड। व्हेन दे आर टच, जब वर्कपीस, ये वर्कपीस है और ये इलेक्ट्रोड है, जब इनको हम टच करते हैं तो क्या होता है, एक स्टेब्लिश होता है फ्लो ऑफ करंट, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। एंड देन सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, टच करने के बाद एक थोड़े से डिस्टेंस पर इसको हम मेंटेन कर लेते हैं, जिससे आर्क मेंटेन रहता है। इन आर्क वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो एसी और डीसी पासेस थ्रू अ कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टू द बेस मेटल। जैसे ही हम एसी, यहां से एसी या डीसी करंट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, कहां से, इलेक्ट्रोड से वर्कपीस। नेक्स्ट आता है कि दिस करंट क्रिएट्स आर्क, एक आर्क यहां पर बन जाएगा, जनरेटिंग टेम्परेचर दैट कैन एक्सीड मोर देन 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का टेम्परेचर वो जनरेट करेगा। द मोल्टन मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोड
एंड बेस मेटल फॉर्म अ वेल्ड पूल, एक वेल्ड पूल बनता है। मैंने आपको बताया था वेल्ड पूल का मतलब है कि जो मेटल क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। जितना मेटल क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, उसको हम वेल्ड पूल बोलते हैं। बाद में क्या होगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट क्रिएट हो जाएगा। क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट क्रिएट होगा। तो ये खास बात होती है वेल्डिंग की। वेल्डिंग का जो ज्वाइंट बनता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बेस मेटल से भी ज्यादा होती है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ या वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है। और इसके जो कंपोनेंट्स होंगे मैंने आपको बता दी कि पावर सप्लाई आप करेंगे, एसी कर सकते हैं, डीसी भी कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रोड होता है, इट में भी कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल। एक ग्राउंड क्लैंप होता है जो सर्किट को कंप्लीट करता है, और एक वेल्डिंग मशीन होती है, ओके, जो वोल्टेज को, करंट को रेगुलेट करती है, इसको मेंटेन करती है। नाउ द वेल्डिंग डिफेक्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरजीपीवी जून 2022 और नवंबर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन कौन, जब हम वेल्डिंग करते हैं, जैसे हमने कास्टिंग पढ़ा था, तो कास्टिंग का ये बड़ा ड्रॉबैक था कि कास्टिंग से जो डिफेक्ट फ्री कास्टिंग करना बड़ा मुश्किल है। तो यहां पर कुछ डिफेक्ट्स वेल्डिंग के अंदर भी आते हैं कि जब हम वेल्डिंग करते हैं, ज्वाइंट बनाते हैं, तो कुछ डिफेक्ट्स रह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप ले लीजिए पोरोसिटी। तो हम यहां देखेंगे कि डिफेक्ट क्या है ना, उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि वो किस कारण से होता है, उसका कॉज देखेंगे, और उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज क्या होंगी, उसका उपचार क्या होगा। तो पहला है पोरोसिटी, स्मॉल होल्स और कैविटीज इन द वेल्ड। जो वेल्डिंग ज्वाइंट होता है उसमें छोटे छोटे होल रह जाते हैं, छोटे छोटे होल क्रिएट हो जाते हैं, कुछ कैविटीज बन जाती हैं, कॉज्ड बाय ट्रैप्ड गैस बबल्स ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन। कि जब पहले जो मेटल है वो मेल्ट हुआ, एजेस मेल्ट हुई, और जब वो सॉलिडिफाई हो रहा होता है तो वहां पर कुछ बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, कुछ गैसेस ट्रैप हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं, जिन उसकी वजह से डिफेक्ट्स आते हैं, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं वेल्डिंग के अंदर, उसको हम पोरोसिटी बोलते हैं। कारण क्या है इसका, कारण ये कंटेमिनेट्स लाइक मॉइस्चर, कि आपका जो बेस मेटल था जिसको आप ज्वाइंट बना रहे थे उसको आपने प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया, उस पर मॉइस्चर था, ऑयल था, कुछ रस्ट था उसके ऊपर, बेस मेटल के ऊपर, इनकरेक्ट शील्डिंग गैस फ्लो और पुअर गैस शील्डिंग थी। तो रोका कैसे जाए, इसको प्रिवेंट कैसे करा जाए, कि वेल्ड करने से पहले, जिस पर आप वेल्ड कर रहे हो जो बेस मेटल है, क्लीन द बेस मेटल थोरोली। पूरा बेस मेटल को जो वेल्डिंग करनी है उसको क्लीन कर लें। यूज द प्रॉपर शील्डिंग गैस एंड फ्लोरेट्स एंड अवॉइड द वेल्डिंग इन वाइडली और ड्राफ्टली कंडीशंस। दूसरा आता है एक डिफेक्ट जिसको हम बोलते हैं अंडरकट। अंडरकट का मतलब क्या है, अ ग्रूव और डिप्रेशन एट द वेल्ड टो दैट रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द बेस मेटल। जो बेस मेटल है जिस पर हम वेल्ड कर रहे हैं उसके थिकनेस को कई बार क्या होती है, वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं अंडरकट। कारण क्या है इसका, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे गैस वेल्डिंग है तो वहां भी हीट प्रोड्यूस हो रही है फ्लेम की हेल्प से, है ना। और आपका आर्क वेल्डिंग है तो आर्क क्या करता है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से अंडरकट हो जाता है, ज्यादा उसकी जो थिकनेस है उसकी कम हो जाती है। और क्या कारण हो सकता है इसका, इम्प्रॉपर इलेक्ट्रोड एंगल। ये जो इलेक्ट्रोड एंगल होता है ना, जैसे यहां पर आप देखिएगा इसको, इस वाले डायग्राम में ये जो वेल्डिंग हो रही है, तो इस इलेक्ट्रोड का एक एंगल होता है इस तरह से यहाँ पे, कि ये कितना एंगल बन रहा है, कि 45 है या 50 डिग्री है, इस तरह से। तो अगर करेक्ट एंगल नहीं है किसका, इलेक्ट्रोड का, तो कौन सा डिफेक्ट बन सकता है, तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, दिस वन, अंडरकट। ठीक है। रोकना कैसे है, इसको प्रिवेंट कैसे करना है, एडजस्ट द वेल्डिंग पैरामीटर्स। जो वेल्डिंग पैरामीटर्स हैं, वेल्डिंग स्पीड है, इलेक्ट्रोड का एंगल है, उसको करेक्ट करना होगा। रिड्यूस द ट्रेवल स्पीड, जो स्पीड होती है ना, जो हम स्पीड, ये होती है ना वेल्डिंग की स्पीड, जिस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे होते हैं, वेल्डिंग की स्पीड को क्या करें, रिड्यूस करें। एंड मेंटेन द करेक्ट इलेक्ट्रोड एंगल, जो इलेक्ट्रोड का एंगल है वो करेक्ट होना चाहिए, और टू अवॉइड द ओवरहीटिंग। नेक्स्ट जो आता है वो आता है क्रैक्स, है ना, तीसरा डिफेक्ट आता है क्रैक, ब्रेक्स और फ्रैक्चर्स इन द वेल्ड मेटल्स और बेस मेटल। जो वेल्डिंग ज्वाइंट है, या कई बार वेल्ड करते समय बेस मेटल में भी क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं। और ये दो तरह के हो सकते हैं, एक हॉट क्रैक, दूसरा कोल्ड क्रैक। अगर एट द हाई टेम्परेचर की वजह से जो क्रैक बनेगा उसको हम हॉट क्रैक्स कहेंगे। और लोअर टेम्परेचर पे जो वेल्ड करने के बाद जब हम उसको कूल करते हैं, है ना, देखो हाई टेम्परेचर पे आपने ये होगा हॉट क्रैक, यूजुअली ड्यू टू रैपिड कूलिंग, बहुत तेजी से अगर कूलिंग हो गई है, फास्ट कूलिंग हो गई है, तो हॉट क्रैक बनेगा। फॉर्म एट लोअर टेम्परेचर, ये कम टेम्परेचर पे होता है, आफ्टर वेल्ड हैज कूल्ड, जब वेल्ड कूल हो रहा होता है तो उसमें जो क्रैक्स आते हैं उसको कोल्ड क्रैक बोल सकते हैं। कारण क्या है इसके, हाई रेसिडुअल स्ट्रेस, जब कोई भी जैसे बेस मेटल, एक्चुअली जो आपने मेटल को मेल्ट किया,
है ना, थोड़ा सा एजेस जो मेल्ट होंगी, मेल्ट होने के बाद उसकी जो हीट फ्लो बेस मेटल में भी हीट फ्लो हो जाती है, तो वहां पर कुछ रेसिड्यू स्ट्रेसेस जो है, थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं, उसकी वजह से ये क्रैक्स हो जाते हैं। पुअर ज्वाइंट डिजाइन, जो हम ज्वाइंट बनाते हैं वो डिजाइन उसका प्रॉपर नहीं था, रैपिड कूलिंग, है ना, रैपिड कूलिंग की वजह से, या इम्प्रॉपर इलेक्ट्रोड यूज, इलेक्ट्रोड को आप प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहे हो। रोकना कैसे इसको, भाई जिस कारण से ये हो रहा है उनको अवॉइड करना होगा। यूज द प्री हीटिंग फॉर थिकर मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल जिनकी थिकनेस ज्यादा है, जिनकी मोटाई ज्यादा है, उसको थोड़ा सा अगर हम पहले से क्या कर लेंगे, बेस मेटल को प्री हीट कर लेंगे। कंट्रोल कूलिंग रेट, जो कूलिंग रेट है वो कंट्रोल करें, मतलब एक यूनिफॉर्म कूलिंग हो। डिजाइन ज्वाइंट्स टू मिनिमाइज द स्ट्रेस एंड सेलेक्ट एप्रोप्रिएट फिलर मटेरियल्स, जो हम अगर फिलर मटेरियल यूज कर रहे हैं तो फिलर मटेरियल जो है वो एप्रोप्रिएट फिलर मटेरियल्स यूज होना चाहिए, तो हॉट क्रैक्स और कोल्ड क्रैक्स को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, द वेल्ड मेटल डज नॉट फुली पेनिट्रेट ज्वाइंट लिविंग द अनफिल्ड स्पेसेस। एक्चुअली जब हम वेल्ड कर रहे होते हैं तो कहीं पर क्या अनफिल्ड सेक्शन बच जाता है, कुछ पूरा का पूरा जो वो है, जैसे कोई ज्वाइंट था, गैप था, है ना, जो दो वर्क पीस हैं इनके बीच में अगर अनफिल्ड हो गया, मतलब अनफिल्ड रह गया, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन अगर खाली रह जाता है, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट आते हैं उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, कि जो मोल्टन मेटल था वो ज्वाइंट्स में प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेट नहीं हो पाया। कारण क्या है, इनसफिशिएंट हीट, प्रॉपर जितना हीट प्रोड्यूस होना चाहिए था उतना हीट प्रोड्यूस नहीं हो पाया। इनकरेक्ट ज्वाइंट डिजाइन, ज्वाइंट इस तरह का बनाया गया था, उसका डिजाइन इतना अच्छा नहीं था कि जो मोल्टन मेटल था वो पूरे में फ्लो हो ही नहीं पाया, ज्वाइंट के अंदर जा ही नहीं पाया। इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स, है ना, इनकरेक्ट इलेक्ट्रोड साइज, जो इलेक्ट्रोड का साइज था वो इनकरेक्ट था। रोकना कैसे है इसको, प्रिवेंट कैसे करना है, उपचार क्या है इसका, रेमेडीज क्या है, यूज द करेक्ट हीट सेटिंग, मतलब प्रॉपर हीट जो है प्रोड्यूस होनी चाहिए। एंश्योर द प्रॉपर ज्वाइंट, ज्वाइंट जो है प्रॉपर होना चाहिए, एंड ज्वाइंट ऐसा होना चाहिए कि जो प्रॉपर तरीके से जो है जो मोल्टन मेटल है वो फ्लो हो जाए। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट फ्यूजन, द वेल्ड मेटल फेल्स टू फ्यूज कंप्लीटली विद द बेस मेटल और बिटवीन द वेल्ड पास। अगर पूरे तरीके से जो मेटल है, जो एजेस जो मेल्ट होनी चाहिए थी वो मेल्ट नहीं हो पाई है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो इनकम्प्लीट फ्यूजन रह गया है। कारण क्या होगा इसका, कारण ये है कि लो हीट इनपुट, है ना, हीट प्रॉपर नहीं जनरेट हो पाई है वहां पे। इनकरेक्ट इलेक्ट्रोड एंगल, इलेक्ट्रोड का एंगल प्रॉपर नहीं था। हाई ट्रेवल स्पीड, स्पीड ज्यादा थी ट्रेवल की, है ना, जो इलेक्ट्रोड की ट्रेवल की स्पीड ज्यादा थी। कंटेमिनेट्स ऑन द बेस मेटल, इसके उपचार क्या है, रेमेडीज क्या है, इंक्रीज द हीट इनपुट, हीट इनपुट को इंक्रीज करा जाए ताकि प्रॉपर तरीके से वो कंप्लीटली फ्यूजन हो सके। नेक्स्ट आता है आपका स्लैग इंक्लूजन्स। स्लैग इंक्लूजन्स का मतलब है कि जो बेस मेटल है उस पर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स आकर के बैठ गए, जिसकी वजह से क्या हो गया है वो उसको बोलते हैं स्लैग इंक्लूजन्स। नॉन मेटेलिक सॉलिड मटेरियल्स, जिसको हम स्लैग बोलते हैं, ट्रैप्ड विद इन द वेल्ड, जो वेल्ड है वो उसमें जैसे हम, जैसे मान लो यहाँ पर हम वेल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर नॉन मेटेलिक जो पार्टिकल्स हैं वो अगर हैं तो वेल्डिंग के अंदर आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, स्लैग इंक्लूजन्स, मतलब स्लैग उसके अंदर इंक्लूड हो गए, ठीक है ना। तो करना क्या है इसके लिए, पहली बात तो इसका कॉज क्या है, इम्प्रॉपर क्लीनिंग बिटवीन द पासेस। जब हम वेल्ड कर रहे होते हैं, है ना, जैसे वेल्ड हम यहां से करते करते यहां तक आ गए, एक सिंगल पास हो गया, फिर दोबारा से हम वेल्ड कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि एक सिंगल, हर एक पास के बाद क्या करना है हमको, हमको हर एक पास के बाद प्रॉपर क्लीनिंग करनी है इसको रोकने के लिए। अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी हर एक पास के बाद तो क्या होगा, स्लैग इंक्लूजन हो जाएगा, ये डिफेक्ट आएगा। तीसरा आता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब है एक्सिस वेल्ड मेटल रोल्स ओवर द बेस मेटल, है ना, विदाउट प्रॉपर फ्यूजन, पूरे तरीके से वो फ्यूज नहीं हो पाया, और एक तरह से जो वेल्ड जो एक्स्ट्रा मटेरियल उसके अंदर डिपॉजिट हो गया और वो बेस मेटल के ऊपर उसने एक लेयर से फॉर्म कर दिए, वो बेस मेटल के ऊपर रोल कर गया है, जिसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। कारण क्या है इसके, लो वेल्डिंग स्पीड, अगर वेल्डिंग की स्पीड कम होगी तो ओवरलैपिंग हो सकती है। इनकरेक्ट इलेक्ट्रोड एंगल एंड एक्सेसिव हीट, ज्यादा हीट की वजह से भी ये हो सकता है। प्रिवेंशन क्या, इंक्रीज द ट्रेवल स्पीड, ट्रेवल की स्पीड को, वेल्डिंग की स्पीड को इंक्रीज करना है, क्योंकि कम स्पीड की वजह से दिक्कत है, तो स्पीड को बढ़ाओगे तो ये अवॉइड कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रोड है उसका जो एंगल है वो करेक्ट होना चाहिए। एडजस्ट द हीट पैरामीटर्स, जो हीट इनपुट है उसको एडजस्ट करें, ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द दिस काइंड ऑफ क्रैक्स लाइक ओवरलैपिंग। और नेक्स्ट आता है आपका डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब है कि क्योंकि आप देख रहे हो कई बार जो कूलिंग रेट है, पहले मेटल मेल्ट हुआ उसके बाद वो कूल होता है, कूल होता है तो वो अगर यूनिफॉर्म कूलिंग नहीं होगी, कभी फास्ट कूलिंग होगी, कभी क्या होती है
स्लो कूलिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बेस मेटल है, जो वेल्ड ज्वाइंट बन रहा है, वो क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। कारण क्या है इसका, अनइवन हीटिंग। अनइवन हीटिंग, भाई हीटिंग पहले तो हीट ही करेंगे ना उसको, तो अगर प्रॉपर हीटिंग नहीं है, अनइवन हीटिंग है, कभी हीटिंग ज्यादा हो रही है, कभी हीटिंग कम हो रही है, या जब कूलिंग हो रही होगी तो कभी कूलिंग ज्यादा है तो कभी कूलिंग कम है, कूलिंग रेट यूनिफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से वो बेस मेटल या जो बेल्ट का ज्वाइंट बना है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, एक्सेसिव हीट भी इसका कारण हो सकता है, रेसिडुअल स्ट्रेसेस इन द मेटल। प्रिवेंशन क्या की, क्लैंपिंग एंड फिक्सर का यूज कर सकते हैं, उसको डिस्टॉर्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आता है स्पैटर, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ मोल्टन मेटल। जो मोल्टन मेटल है लिक्विड की फॉर्म में, ऑब्वियसली मोल्टन मेटल का मतलब है कि जो मेटल है वो लिक्विड की फॉर्म में है, तो उसकी जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉप है वो क्या करती हैं, स्कैटर कर जाती हैं और सॉलिडिफाई हो जाती हैं ऑन द बेस अराउंड द ऑन द बेस मेटल अराउंड द वेल्ड। जहां पर वेल्ड हो रहा होता है उसके आसपास के जो बेस मेटल होता है वहां पर कुछ मोल्टन मेटल की जो ड्रॉप्स हैं वो जहां वहां पर जमा हो जाती हैं और सॉलिडिफाई हो जाती हैं। कारण क्या है इसका, हाई आर्क वोल्टेज, ज्यादा आर्क वोल्टेज अगर ज्यादा होंगे तो उसकी वजह से स्पैटर हो सकता है। इनकरेक्ट शील्डिंग गैस और पुअर वेल्डिंग टेक्निक्स। प्रिवेंशन क्या है कि जो हाई आर्क वोल्टेज थे उनको कम कर दो। ठीक है, यूज ऑफ द करेक्ट शील्डिंग गैस एंड रिफाइन द वेल्डिंग टेक्निक्स। वेल्डिंग टेक्निक्स को जो है प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो ये इस तरह से जो वेल्डिंग डिफेक्ट्स थे, क्या कितने बहुत सारे वेल्डिंग डिफेक्ट्स आप लोगों ने पढ़ लिए, तो 9 आपने पढ़ लिए, इसमें से 5 या 6 आप याद कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रेशर वेल्डिंग, नॉन प्रेशर वेल्डिंग, है ना, प्रेशर को हम प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं, नॉन प्रेशर वेल्डिंग मतलब फ्यूजन वेल्डिंग। ओके, देन उसके बाद हमने देखा गैस वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, देन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, और गैस वेल्डिंग के अंदर भी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ठीक है, उसके बाद हमने जो वेल्डिंग के अंदर डिफेक्ट्स आ सकते हैं उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उनकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं, उपचार क्या हो सकते हैं, वो हमने पढ़ लिया है। इसके नोट्स के लिए आप गेटवे क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पूरा सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ा रहा हूं। कमेंट करके आप बता सकते हैं और कौन कौन सब्जेक्ट के आपको नीड है, वो सब्जेक्ट भी हम आपको कराएंगे। इनके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो एप्लीकेशन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको। ऐप डाउनलोड करेंगे तो 3 बार पे जब जाएंगे आप लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, तो वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आरजीपीबी के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको वन शॉट रिवीजन के नोट्स मिल जाएंगे, डिटेल लेक्चर के नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर पूरा सिलेबस, जो भी हम सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे आरजीपीबी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे। सभी क्वेश्चंस आपको इन्हीं लेक्चर से देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, जो प्रोवाइड करा रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स या कुछ भी हो, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आरजीपीबी है। ना कम होगा, ना तो कंटेंट कम मिलेगा आपको, ना ही बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है ना, एकदम प्रॉपर कंटेंट होगा और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। सभी क्वेश्चंस आपको इन्हीं लेक्चर से देखने को मिल रहे होंगे। तो अच्छे से आप लोग डायग्राम्स वगैरह जहां पे आते हैं डायग्राम्स बना करके देख लीजिएगा, हेडिंग्स लिख करके देख लीजिएगा, और एग्जाम में अच्छे से आप लिख करके आएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है एग्जाम में आंसर शीट के अंदर, वो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से डायग्राम हो, आपकी हेडिंग्स लिखी हो, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लेथ मशीन के बारे में, लेथ मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और कौन कौन से ऑपरेशंस हम लेथ मशीन पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।